हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग एसिड्स के प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एसिड्स की पूरी डेफिनेशन क्लियर कर दी थी। 10th क्लास का जो आपका आईसीएसई का स्टैंडर्ड है उसके बेसिस पर जो भी सिंपल चीजें हैं, एक्सप्लेनेशन, वो सारे मैंने बेसिक आपको एक्सप्लेन कर दिया था। एसिड्स की हम लोगों ने डेफिनेशंस को समझ लिया दोनों तरीके से। एक जो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का कॉन्सेप्ट था, जिसको हाइड्रोजन डोनर या प्रोटॉन डोनर कॉन्सेप्ट कहते हैं, वो समझ लिया था। इसके बाद आर्हेनियस की थ्योरी, आर्हेनियस ने अपनी थ्योरी में हाइड्रोजन आयन की बात करी थी, तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने समझा। इसके बाद मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड भी एक्सप्लेन कर दिया था कि एसिड्स को किन पर्टिकुलर बेसिस पर क्लासिफाई किया गया। उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपका क्लासिफिकेशन, वो है सोर्स एंड बेसिसिटी, एंड इसके बाद जो एक है आपका कंपोजिशन। ठीक है, जो हमारा एसिड है उसके स्ट्रक्चरल कंपोजिशन में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। तो इस बेसिस पर हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ ली थी। उम्मीद करते हैं कि लास्ट वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, और अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज उन्हें लाइक जरूर करिए, फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए। तो आज हम लोग एसिड्स का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आपके बेटा जो आईसीएसई का सिलेबस है उसमें प्रिपरेशन में केवल 4 मेथड दिए हुए हैं, तो उन्हीं 4 मेथड के अराउंड ही आज हम लोग बात करेंगे। जिसमें से जो प्रिपरेशन में सबसे फर्स्ट जो पहला मेथड है दैट इज सिंथेसिस, बाई सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब ये होता है कि सिंपल एडिशन है, 2 एलिमेंट लाए, ठीक है, और उन दोनों एलिमेंट में एक जो कंपलसरी एलिमेंट है वो कौन है, हाइड्रोजन होगा। एक कंपलसरी एलिमेंट हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के साथ कोई बहुत अच्छा नॉन मेटल ले आकर के जब हम कंबाइन करा दे रहे हैं, ठीक है ना, सिंपल एडिशन है, कॉम्बिनेशन करा दिया, कंबाइन करा दिया, तो इस तरीके से अब जो एसिड प्रोड्यूस होगा वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा एक बाइनरी एसिड। ठीक है ना, तो सिंथेसिस मेथड। उसके बाद आपका पैदा एक्शन ऑफ वाटर ऑन ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनकी वाटर पर जो रिएक्शन होगी, या वाटर की नॉन मेटल की जो ऑक्साइड्स है उन पर रिएक्शन से। तो इन मेथड्स के थ्रू बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हम लोगों का मेथड है बाई सिंथेसिस। अब सिंथेसिस में आपको समझ लीजिए कुछ भी नहीं करना है। जो सबसे पहला मेथड है सिंथेसिस, इसमें आपको ये पॉइंट याद रखना है कि सिंथेसिस से हम केवल बाइनरी एसिड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और सिंथेसिस का मतलब क्या हो गया, सिंथेसिस का मतलब हो गया सिंपल एडिशन। ठीक है, अब जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि हाइड्रोजन इज द कंपल्सरी एलिमेंट। ठीक है, आपको याद रखना है, याद रखना है, याद रखना, बिल्कुल नहीं भूलोगे। अगर कभी ये क्वेश्चन सपोज ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, या आपके 10th स्टैंडर्ड में FIBs आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है, तो उसमें भी पूछ लिया जाता है कि विच एलिमेंट इज द कंपल्सरी एलिमेंट इन एसिड्स। जो एसिड्स है उनका कंपल्सरी एलिमेंट कौन सा है, तो हाइड्रोजन जो है एक कंपल्सरी एलिमेंट है। अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तो कोई एसिड बन ही नहीं पाएगा। आ गई बात समझ में। तो सिंथेसिस मेथड में आपको यही याद रखना है कि जब हम हाइड्रोजन को लाते हैं, और हाइड्रोजन को ला करके किसी मोस्ट, ये पहला मेथड है, हाइड्रोजन को लाए किसी मोस्ट नॉन मेटल, किसी मोस्ट नॉन मेटल के साथ कंबाइन करा दिया, तो कंबाइन करने के बाद अब यहाँ पर जो आपका एसिड बन जाएगा वो कौन हो जाएगा, वो एक बाइनरी एसिड होगा। बाइनरी एसिड का मतलब, अब देखिए बाइनरी एसिड का मतलब क्या होगा। बाइनरी एसिड का सेंस हो गया कि एक ऐसा एसिड जिसके मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में ओनली 2 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, ओनली 2 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। यहाँ पर आप रिएक्शन में ये जो एक फॉर्मेट लिखा गया, इस फॉर्मेट से भी चीजों को समझ सकते हो। देखो एक एलिमेंट कौन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है ना। अब मोस्ट नॉन मेटल तो नॉन मेटल भी क्या होते हैं, एलिमेंट ही तो होते हैं। तो कोई एक नॉन मेटल, एक तो हो गया हाइड्रोजन, और दूसरा एलिमेंट कौन हो गया, एक नॉन मेटल। तो एक ये हो गया एलिमेंट, एक ये हो गया एलिमेंट, 2 एलिमेंट हो गए ना, और 2 को क्या बोलते हैं, बाइनरी बोलते हैं। तो ये जो हमारा जो सबसे पहला मेथड है जिसको हम लोग सिंथेसिस मेथड कह रहे हैं तो प्रिपरेशन में, तो बाय द सिंथेसिस वी कैन प्रिपेयर ए बाइनरी एसिड। और याद रखना है कि बाइनरी एसिड इज ऑलवेज ए हाइड्रो एसिड, इज ऑलवेज ए हाइड्रो एसिड, मतलब कि वहां पर हाइड्रोजन होगा मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में, नॉन मेटल कोई होगा, लेकिन वो नॉन मेटल क्या है, एक्सेप्ट ऑक्सीजन। ठीक है, याद रखना है कि ऑक्सीजन नहीं होगा, एक्सेप्ट ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन को आपने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर दिया डायरेक्टली। ठीक है, सिंपल एडिशन है। ऑक्सीजन को अगर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर दे रहे हो तो देखो बेटा क्या होगा, हाइड्रोजन को लाए और हाइड्रोजन के साथ क्या किया, आपने ऑक्सीजन को कंबाइन कर दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया वाटर। और वाटर तो न्यूट्रल है, इट इज नाइदर एसिड नॉर बेस।
क्लियर? तो याद रखना है कि ऑक्सीजन के अलावा, ऑक्सीजन को छोड़ करके कोई दूसरा नॉन मेटल हो, लेकिन उस नॉन मेटल में भी मोस्ट नॉन मेटेलिक जो एलिमेंट होंगे उनको ले आकर के अगर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो ये सिंपल प्रिपरेशन का सबसे पहला मेथड जो सिंथेसिस आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसमें ये है कि अभी हमने किसी हाइड्रोजन को लेकर के किसी मोस्ट नॉन मेटल के साथ अगर कंबाइन करा दिया, रिएक्ट करा दिया, तो जो हमारा एसिड बनेगा दैट इज ए बाइनरी एसिड, और बाइनरी एसिड आर ऑलवेज हाइड्रो एसिड। ठीक है, तो बहुत सिंपल मेथड है। इसमें आपका जो फॉर्मुलेशन है, जिस फॉर्मूले पर हम लोग को चलना है, इक्वेशन बनानी है, वो फॉर्मूला ये रहेगा कि आपने ये आप नोट्स साथ में बनाते चलिए। ये एक फॉर्मूला टाइप से जनरेट हो गया, इक्वेशन आपको ऐसे ही जनरेट करनी है। हाइड्रोजन लाए, मोस्ट नॉन मेटल कोई है उसके साथ कंबाइन करा दिया, सिंपल एडिशन है, कॉम्बिनेशन हुआ और देखिए बाइनरी एसिड बन गया। अभी एग्जांपल के थ्रू चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आप लाए हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के साथ आपने कंबाइन करा दिया किसको? क्लोरीन को। ठीक है, बहुत सिंपल, क्लोरीन को रिएक्ट कराया, क्या बन गया बेटा? देखिए HCl, बैलेंस करने के लिए 2 लगाओगे, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन नेचुरल, हाइड्रोजन की जो नेटिव फॉर्म होती है, नेचर में हाइड्रोजन किस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है ना, जो नेचर में एग्जिस्टेंस जो हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है वो एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। 9th क्लास में आपने मॉलिक्यूल्स के बारे में भी पढ़ा होगा। तो दिस इज ए डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक मतलब 2 एटम्स व्हेन कंबाइन ए मॉलिक्यूल इज फॉर्म। ठीक है, हाइड्रोजन का दिस इज अ मॉलिक्यूल एंड ये क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर देखिए नीचे जो 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि हियर आर 2 हाइड्रोजन एटम्स आर कंबाइंड टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। तो एक मॉलिक्यूल ये हो गया। सिमिलरली 2 एटम्स ऑफ फ्लोरीन व्हेन कंबाइंड ए मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन इज फॉर्म। तो होमोटॉपिक मॉलिक्यूल ये भी है, ये भी है, और डाई एटॉमिक, डाई का मतलब 2 एटम्स यहाँ पर कंबाइन है। हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन हो गए। यहाँ पर देखिए 2 क्लोरीन है, ये 2 हाइड्रोजन एटम है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आपने 2 लिख दिया, तो 2 HCl हो गया। अभी HCl क्या होता है? तो HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और अगर वेपर फॉर्म में ये आपको दिया जा रहा है, सपोज मान लीजिए HCl लिखा हुआ है और यहाँ पर G लिख दिया गया, ठीक है, तब आप इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं लिखोगे। G का मतलब क्या हो गया? गैस। तब आप इसे क्या लिखेंगे? तब लिखेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। आ गई बात समझ में? तो क्योंकि हम लोग एसिड्स के प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर G जैसा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। नो G कुछ भी नहीं, आप सिंपली 2HCl लिखेंगे। ये क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आ गई बात समझ में? क्लियर? इसी तरह से बच्चों, अगर सपोज हाइड्रोजन को लेकर के आपने सल्फर के साथ रिएक्ट करा दिया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया H2S। ठीक, और जो H2S होता है वो गैसियस फॉर्म में ही होता है, H2S लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है। H2S हमेशा गैसियस फॉर्म में ही होता है। तो यहाँ पर आप G लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। G लिखेंगे या नहीं लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो H2S है उसकी नेचुरल फॉर्म क्या है? गैस। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। सिंपली आप देख सकते हैं कि क्या किया गया, इस फॉर्मूले को ही फॉलो किया गया है। हाइड्रोजन मोस्ट नॉन मेटल, या भूल जाइए मोस्ट, आप केवल नॉन मेटल याद रखिए। नॉन मेटल के साथ कंबाइन किया गया हाइड्रोजन को, तो एक बाइनरी एसिड बन गया। एंड बाइनरी एसिड्स आर ऑलवेज हाइड्रो एसिड। जो भी बाइनरी एसिड होगा वो हमेशा कौन होगा? एक हाइड्रो एसिड होगा। मतलब कि वहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा अलॉन्ग विद ए नॉन मेटल एक्सेप्ट ऑक्सीजन। क्योंकि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है किसी एसिड में तो फिर वो बाइनरी एसिड नहीं होगा, ऑक्सीजन एक थर्ड एलिमेंट हो जाएगा ना एसिड के कंपोजिशन में। तब ऐसे एसिड कौन हो जाएंगे? ऑक्सी एसिड। और आपको याद रखना है कि ऑक्सी एसिड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर। आईसीएसई में ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि सिंथेसिस मेथड से हम ऑक्सी एसिड प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं। तो आपको याद रखना है कि ऑक्सी एसिड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर एवर, कभी भी नहीं बनाए जा सकते बाई सिंथेसिस मेथड। तो इस तरीके से आप चीजों को ध्यान से समझिए, नोट करते रहिए। इसी तरीके से सपोज मान लो कि यहाँ पर आपको ब्रोमीन दे दिया गया Br2 एंड हाइड्रोजन के साथ कहा गया कि भाई कंबाइन करो, तो क्या बना लोगे? बहुत सिंपल है, ये बन गया आपका HBr। HBr क्या होता है? हाइड्रोब्रोमिक एसिड। HBr क्या है? हाइड्रोब्रोमिक एसिड। ठीक है, लेकिन अगर यही बेस में यहाँ पर ब्रैकेट में G बना के दे दिया गया तो उसका मतलब क्या हो? गैस फॉर्म। तो
तो सिंपली जैसे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हाइड्रोब्रोमिक एसिड, क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमीन जो है एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। पीरियोडिक टेबल में इनका ग्रुप क्या है, 17th ग्रुप, ठीक है। और 17th ग्रुप में जो है वो कौन है, हेलोजन। तो क्लोरीन भी एक हेलोजन है, ब्रोमीन भी एक हेलोजन है। तो सिमिलरली नाम क्या हो जाएगा, ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये क्या हो गया, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। और अगर वेपर फॉर्म में इसको लिखेंगे गैस फॉर्म में, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, और ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड गैस। क्लियर। इसी तरह से अगर यहाँ पर आयोडीन ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, आप करके देखिए, ठीक। नेक्स्ट मेथड हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको बाई सिंथेसिस जो मेथड है, जिसमें सिंथेसिस से हम लोगों ने एसिड को प्रिपेयर करना है, वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट करिए। सेकेंड मेथड बच्चों देखते हैं, सेकेंड मेथड क्या है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। सेकेंड मेथड इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। तो आपको पहले तो यहाँ पर ऐसे ही बना लेना है कि हमारे पास एक फॉर्मूला जनरेट करना है सेकेंड मेथड के लिए, है ना। सेकेंड मेथड के लिए एक फॉर्मूला जनरेट करो। आपने क्या करना है, एक ऑक्साइड ले लेना है। किसका लेना है, नॉन मेटल का। तो आप लिखिए ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। और नॉन मेटल का ऑक्साइड लेने के बाद उस ऑक्साइड को आपको क्या करना है, वाटर में डिजोल्व कर देना है। वाटर में डिजोल्व कर देना है। अब जब ये ऑक्साइड वाटर में पहुंचेगा तो वाटर में पहुंच करके क्या होगा, इस पर वाटर की रिएक्शन होने लगेगी। इस मेथड को आप ऐसे भी कह सकते हो कि बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। इस मेथड को आप ऐसे भी कह सकते हो, या ये भी कह सकते हो बाय डिजॉल्विंग द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल इनटू वाटर। ठीक है, किसी नॉन मेटल के ऑक्साइड को जब पानी में डिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि जब वाटर किसी नॉन मेटल के ऑक्साइड पर रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, तो दोनों में आपको याद रखना है कि रिएक्शन होने पर, जब भी ऐसी रिएक्शन हो रही, कोई नॉन मेटल का ऑक्साइड वाटर पर रिएक्ट कर रहा है या वाटर जो है किसी नॉन मेटल के ऑक्साइड पर रिएक्ट कर रहा है, एक ही बात है। तो फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, ध्यान दीजिए, फॉर्मेशन किसका हो जाएगा। अब दो एसिड हमने आपको बताया, एक हो गया हाइड्रो एसिड और दूसरा हो गया ऑक्सी एसिड। अब जरा ध्यान दो, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल लिख रहे हो। ऑक्साइड, कोई एक कंपाउंड ऑक्साइड तभी कहलाएगा जब उसके मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में कौन प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। यू हैव टू रिमेम्बर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। और वाटर, बिना ऑक्सीजन के क्या वाटर पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। वाटर में देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, रेशियो क्या होता है 2:1। 2 क्या है हाइड्रोजन के लिए और 1 किसका है, ऑक्सीजन के लिए। तो 2:1 का रेशियो वाटर में, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट है एंड ऑक्सीजन हमारे ऑक्साइड में भी प्रेजेंट है। तो जब हमने यहाँ पर एसिड प्रिपेयर किया इस मेथड से, तो कौन सा एसिड प्रिपेयर होगा, ऑक्सी एसिड। फॉर्मूला याद रखो, ऑक्सी एसिड, ठीक है। तो इस मेथड से, ये जो मेथड है उसके लिए ये फॉर्मुलेशन है, ये आपका एक लॉजिक चलेगा, इसी लॉजिक को आपको फॉलो करना और कुछ भी नहीं। सिंपल सा लॉजिक है कि कोई भी नॉन मेटल का ऑक्साइड लाए और उसको वाटर के साथ डिसॉल्व कर दिया या वाटर में डिसॉल्व कर दिया, क्या बन गया, ऑक्सी एसिड बन गया। अब एग्जाम्पल से चीजों को क्लियर करते हैं। चलिए, कोई बढ़िया सा नॉन मेटल का ऑक्साइड ले लीजिए, बड़ा कॉमन है, ठीक है, नेचर में भी खूब मिल जाता है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज वेरी कॉमन। सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स में क्या डिजोल्व किया जाता है, हाई प्रेशर से कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आप लाए, देखिए कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है, कार्बन इज ए नॉन मेटल, ठीक। एंड कार्बन का आपने ऑक्साइड ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, सिंपली। एंड इसको लेकर के किस में डिजोल्व कर दिया, वाटर में डिजोल्व कर दिया। देखिए यही फॉर्मूला हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड किसका, नॉन मेटल, ये जो लिखा हुआ ना, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, तो कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, उसका ऑक्साइड ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सिंपली कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल आपको रिएक्शन याद करने में कोई तकलीफ होने वाली ही नहीं है। बस इस फॉर्मूले को फॉलो करोगे और रिएक्शन आपके चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। क्या बन जाएगा यहाँ पर, चलिए बनाइए, H2CO3, दिस इज कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड बन गया। अब चेक करते हैं रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, हियर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन कितना है, 1 है। देखिए यहाँ पर 1 कार्बन है,
एंड ऑक्सीजन टोटल कर लेते हैं, 2 ऑक्सीजन इज हियर एंड 1, 2 and 1 3, हियर इज 3 ऑक्सीजन। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका कार्बोनिक एसिड, दिस इज कार्बोनिक एसिड, क्लियर। और जो कार्बोनिक एसिड है ये एक इनऑर्गेनिक एसिड है, ये एक मिनरल एसिड है, इवन इट इज वीक एसिड। याद रखना है, इसमें एक पॉइंट पूछ लिया जाता है कि क्या सारे इनऑर्गेनिक एसिड्स वीक एसिड्स होते हैं या स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो यहां पर आपको लिखना है, क्वेश्चन को समझो, पूछा जाएगा क्या सारे इनऑर्गेनिक एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, तो आप कहेंगे यस, बट हियर इज एन एक्सेप्शन, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, अगर कार्बोनिक एसिड पूछ लिया जाए कि भाई वो इनऑर्गेनिक एसिड है, तो बताइए ये वीक होगा कि स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पर एक्सेप्शन है कि भले ही ये एक इनऑर्गेनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड इज एन इनऑर्गेनिक एसिड, फिर भी ये क्या है, वीक एसिड है, इसका माइल्ड एक्शन होता है, स्लो एक्शन होता है, इसलिए ये क्या है, एक वीक एसिड है। आ गई बात समझ में। तो आपने देखा कि हम किसी नॉन मेटल के ऑक्साइड को जब वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, ऑक्सी एसिड। एंड ऑक्सी एसिड्स जो होते हैं वो बाइनरी एसिड नहीं होते हैं, ऑक्सी एसिड्स आर नॉट बाइनरी एसिड, ठीक है। इसके बाद सपोज आपने सल्फर का डाई ऑक्साइड ले लिया और सल्फर के डाई ऑक्साइड को लेकर के आपने वाटर में क्या किया, डिजोल्व कर दिया। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है, डिजोल्व कर देते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में पूरी तरह डिजोल्व कर दो, क्या बन जा रहा है, H2SO3। अब आप कहेंगे हमने तो H2SO4 सुना, ये H2SO3 पढ़ा रहा है, ये क्या चीज है भाई। तो बेटा H2SO4 जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है, और H2SO3 जब लिखते हो तो ये हो जाता है सल्फ्यूरस एसिड। इसका नाम याद रखोगे, नाम क्या है, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। तो दिस इज सल्फ्यूरस एसिड। एंड जो सल्फ्यूरस एसिड है उसका फॉर्मेशन कब हुआ, जब हमने सल्फर डाइऑक्साइड को लेकर के वाटर में डिजोल्व किया। तो एग्जांपल में आपका एक ये हो गया, दूसरा एग्जांपल ये हो गया। देखिए दिस इज, पहला वाला क्या है, कार्बोनिक एसिड, यहाँ पर क्या बन रहा है, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। हियर द सल्फ्यूरस एसिड इज फॉर्म। अब देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन, सल्फर यहाँ पर कितना, 1, देखो यहाँ पर 1 सल्फर, ऑक्सीजन 2 and 1। रिएक्टेंट साइड को और प्रोडक्ट साइड से टैली किया जाता है। ये रिएक्टेंट एरो जो बना है, एरो के इस तरफ क्या होगा, ये रिएक्टेंट्स हैं सारे, और एरो हेड के उस तरफ, या यूं कह सकते हो इक्वेशन जो लिख रहे हो उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी लिखा जाएगा वो सारा रिएक्टेंट्स है, एंड राइट हैंड साइड में जो भी लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट में जो हमारा एलिमेंट्स हैं, जो रेशियो है डिफरेंट एलिमेंट्स का इन कंपाउंड, उसको रिएक्टेंट साइड में जो भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा। और जब आप कंपेयर करोगे तो दोनों तरफ क्या होना चाहिए, इक्वल नंबर उनका होना चाहिए, ठीक है। भले ही वो कहीं से शिफ्ट होकर कहीं चले गए, लेकिन उनका नंबर, जो उनका जो क्वांटिटी है वो इक्वल होनी चाहिए। तो इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस होना भी जरूरी है। अगर आप एग्जाम में कोई इक्वेशन लिख रहे हो, आपने हर चीज सही लिखी है ना, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट, ऑल दिस सब कुछ सही है, लेकिन अगर रिएक्शन आपने बैलेंस नहीं करी है तो भी आपके मार्क्स जा सकते हैं, आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए रिएक्शन का बैलेंस होना भी जरूरी है। थर्ड जो रिएक्शन है वो देखते हैं। थर्ड रिएक्शन में आप लेकर के आए, सपोज नाइट्रोजन का ऑक्साइड NO2 लेकर के आए, और NO2 को क्या किया, वाटर के साथ डिसॉल्व कर दिया। तो जब NO2 को आपने वाटर के साथ डिसॉल्व किया तो देखिए किसका फॉर्मेशन हो गया, फॉर्मेशन हो गया HNO2 एंड HNO3। अब इसे बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए पहले तो चेक करो बेटा नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक 1 ये हो गया, 2 ये, 2 हाइड्रोजन क्लियर हो गए, समझ में आ गया ना। 2 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन चेक करते हैं, तो नाइट्रोजन देखो यहाँ पर कितना है, 1, और यहाँ पर 1, 2। अब अगर सपोज यहाँ पर हमने 2 लिख दिया नाइट्रोजन के लिए, तो नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, एक और एक ये, ठीक। ऑक्सीजन कितना हो जा रहा है, ऑक्सीजन हो जा रहा है, यहाँ पर देखिए 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। एंड यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 2, तो 3 and 2 कितना हो गया, 5। अब जरा यहाँ पर चेक करो, अगर यहाँ पर 2 लिख रहे हैं नाइट्रोजन के लिए, NO2 के लिए 2 लिख रहे हैं, तो 2 2 या 4 एंड ये 5, तो बैलेंस हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर क्या लिखा, NO2 के लिए
2 रिएक्शन बैलेंस करने के लिए। एंड ये अब आपका जो HNO2 बन रहा है, ये HNO2 क्या है, ये हो जाएगा नाइट्रस एसिड, याद रखेंगे नाइट्रस एसिड। एंड ये वाला जो केस है HNO3, ये क्या हो गया, दिस इज नाइट्रिक एसिड, दिस इज नाइट्रिक एसिड। अब ये जो रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन अभी किस पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे देखो ऊपर आपने जो भी एसिड्स लिए थे, जो भी आपने ऑक्साइड्स लिए थे नॉन मेटल्स के एसिड बनाने के लिए, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड लिया, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड लिया, इन दोनों केसेस में आपका क्या फॉर्मेशन हो रहा था, एक ही एसिड तो बन रहा था, ये एक ऑक्सी एसिड ये हो गया, एक ऑक्सी एसिड ये हो गया, ठीक है ना, एक बार में एक ही ऑक्सी एसिड बन रहा है। लेकिन जब हमने NO2 को क्या बोलते हैं, अच्छा सबके नाम जरा देख लो, CO2 तो आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 क्या है सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 क्या है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हमने लेकर के वाटर में, पानी में डिसॉल्व किया, तो यहाँ पर 2 ऑक्सी एसिड्स बन रहे हैं। एक ऑक्सी एसिड हो गया आपका नाइट्रस एसिड, और दूसरा ऑक्सी एसिड कौन हो गया, नाइट्रिक एसिड। बार बार कह रहे हैं दिस रिएक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। 10 मार्क्स जो 10 इयर्स है आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, 10 इयर्स आपकी ICSE बोर्ड में, तो वो 10 इयर्स ले लो और उसमें लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करो, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम फेस आती है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी जो क्वेरी है, क्वेश्चन है, उसको टाइप करो, एंड देन उसका आंसर आपको तुरंत मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पर जब NO2 लेकर के वाटर के साथ डिजोल्व किया तो नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, विच ऑक्साइड ऑफ ए नॉन मेटल या विच नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इज ए बाइनरी ऑक्साइड, ठीक है। बाइनरी ऑक्साइड क्यों, क्योंकि इसने 2 तरीके के ऑक्सी एसिड्स प्रोड्यूस किए, ठीक है। वो जो ऑक्सी एसिड प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एक ही ऑक्साइड से प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, इन रिएक्शन। तो इसलिए ये जो हमारा ऑक्साइड है, नॉन मेटल का ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो यहाँ पर याद रखें, नाइट्रोजन का डाई ऑक्साइड NO2, ठीक है, ये बाइनरी ऑक्साइड है। बाइनरी ऑक्साइड इसलिए क्योंकि ये एक ही रिएक्शन में मतलब कि जब हमने इसको वाटर में डिजोल्व किया तो वहीं पर साइमल्टेनियसली इसने नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों प्रिपेयर किए, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये एक बाइनरी एसिड। आपसे पूछा जाएगा राइट डाउन ए बाइनरी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो बाइनरी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कौन हो गया, बाइनरी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो गया आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इज इट क्लियर हो गई बात। चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, देखते हैं 4th इक्वेशन आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर आपको दे दिया जाए SO3 क्या होता है बच्चों, दिस इज द 4th, उसी इस पर्टिकुलर के 3 एग्जाम्पल जो अभी पीछे बताया, 4था एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल है। सपोज आपको सल्फर का ट्राई ऑक्साइड दे दिया गया SO3 एंड कहा जा रहा है कि SO3 को लेकर के आपने वाटर में डिजोल्व करना है, तो कौन सा एसिड प्रोड्यूस होगा, सो सिंपल ऑक्सी एसिड प्रोड्यूस हो गया। लेकिन वो ऑक्सी एसिड का आपसे कहा जा रहा है फॉर्मूला तो लिखो, तब तो इक्वेशन कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर लिखेंगे, चेक कर लो, सिंपली एडिशन ही तो हो गया। हर चीज देखो एडिशन क्यों कहा गया, क्योंकि ये ऑक्साइड है, ये है, ठीक है, एंड प्रोडक्ट हमारा एक सिंगल ही बन रहा है, उसके साथ अलॉन्ग विथ तो कुछ बन नहीं रहा, तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया, सिंपल एडिशन रिएक्शन। लेकिन इसको सिंथेसिस क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि सिंथेसिस केवल उन्हीं एडिशन रिएक्शंस को कहा गया जहां पर हमारा एक बाइनरी एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, और बाइनरी एसिड कौन होते हैं, हाइड्रो एसिड। जबकि अगर कोई ऑक्सी एसिड प्रोड्यूस हो रहा है बाय एडिशन रिएक्शन, तब उसको सिंथेसिस नहीं कहेंगे। बहुत ध्यान से समझो, सिंथेसिस रिएक्शंस केवल उन्हीं रिएक्शंस को कहा गया है जहां पर हाइड्रो एसिड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, हाइड्रो एसिड बन रहा है। लेकिन हाइड्रो एसिड के अलावा अगर कहीं कोई ऑक्सी एसिड प्रोड्यूस हो रहा है तो ऐसे रिएक्शन, भले ही वो एडिशन रिएक्शन है, लेकिन उनको सिंथेसिस रिएक्शंस नहीं कहोगे। क्लियर। तो जरा ध्यान दो, अब लेकर के SO3, दिस इज सल्फर ट्राई ऑक्साइड एंड वाटर के साथ रिएक्ट करा है,
तो क्या बन जाएगा H2SO4। अभी H2SO4 क्या होता है, तो H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो चीजों को बैलेंस करो, चेक करो क्या बैलेंस है। देखिए यहाँ पर 1 सल्फर, हियर इज 1 सल्फर। ऑक्सीजन कितना हो गया बेटा 3 and 4, यहाँ पर देखिए 3 है, एंड ये रिएक्टेंट साइड में दोनों मिला कितना हो गया 4, और यहाँ पर देखिए 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन कितना है 2। तो सब कुछ बैलेंस है। आपने देखा कि सल्फर ट्राईऑक्साइड को लेकर के जब वाटर में डिजोल्व किया तो क्या बन गया, ये बन गया हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या है, एक ऑक्सी एसिड है। क्यों, क्योंकि देखिए मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। क्लियर, आ गई बात समझ में। तो सेकंड जो मेथड है उसमें बस बॉक्स में ये जो मैंने बनाकर दिखा दिया, इक्वेशन लिखने का फॉर्मेट यही होगा। इसी फॉर्मेट को केवल आपको फॉलो करना है, ठीक है। ये फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है, फॉर्मेट याद कर लीजिए। ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, कोई भी ऑक्साइड हो, CO2 हो, ठीक है। आपका सपोज मान लीजिए फास्फोरस का कोई आपने ऑक्साइड ले लिया, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर फास्फोरस का कोई ऑक्साइड ले लिया जैसे कि P2O5, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, इसको P2O5 या P5O10 करके भी आपको दिया जाता है। तो अगर ये ले लिया तो फॉर्मेशन किसका होगा, फास्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। उसे लेके वाटर में डिसॉल्व कर दिया एंड फास्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। अच्छा ध्यान दो, एक क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, व्हाट आर कॉल्ड एज एसिडिक एनहाइड्राइड, ठीक है। एसिडिक एनहाइड्राइड किसे बोलेंगे, आपसे ये कहा गया व्हाट आर टर्म्ड एज एसिडिक एनहाइड्राइड। क्वेश्चन ये 1 नंबर का 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और बहुत सिंपल इसका आंसर है। एसिडिक एनहाइड्राइड आपको याद रखना है कि किसी भी नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है, इसके आंसर डायरेक्ट यहीं पर आंसर हम आपको बता रहे हैं। ऑक्साइड्स ऑफ ए नॉन मेटल या एनी नॉन मेटल कह सकते हो, ऑक्साइड्स ऑफ अ नॉन मेटल या एनी नॉन मेटल टर्म्ड एज या नोन एज एसिडिक एनहाइड्राइड। एसिडिक एनहाइड्राइड क्यों कहा जाता है इन्हें, बिकॉज दे give rise to an oxy acid when dissolve into water, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एसिडिक एनहाइड्राइड किन्हें कहा जाता है, ठीक है। वो कौन से कंपाउंड्स एसिडिक एनहाइड्राइड है, तो आपको याद रखना है किसी भी नॉन मेटल का ऑक्साइड, किसी भी नॉन मेटल का ऑक्साइड जो है उसी को एसिडिक एनहाइड्राइड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, उसकी प्रोडक्ट बनाने की प्रॉपर्टी की वजह से। अभी प्रोडक्ट बनाने की प्रॉपर्टी क्या है, तो प्रॉपर्टी यही है, आपने किसी भी नॉन मेटल का ऑक्साइड लिया और उस नॉन मेटल के ऑक्साइड को आपने क्या किया, वाटर में डिसॉल्व कर दिया, और जब वाटर में आपने डिसॉल्व किया तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ऑक्सी एसिड, एसिड बन रहा है, एसिड बन रहा है। इस वजह से जो हमारे नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं उनको एसिडिक एनहाइड्राइड कहा जाता है। एनहाइड्राइड का, एसिडिक एनहाइड्राइड का मतलब ही है कि कोई ऐसा ऑक्साइड, एनहाइड्राइड का मतलब कोई ऐसा ऑक्साइड जो पानी में घुल जाए, ठीक है। अब एनहाइड्राइड पानी में घुल तो गया, लेकिन उसने बनाया क्या, उसने बनाया एसिड, इसलिए इस एनहाइड्राइड को क्या बोलेंगे, एसिडिक एनहाइड्राइड। और ये एनहाइड्राइड है कौन, तो किसी नॉन मेटल का ऑक्साइड। नॉन मेटल के ऑक्साइड को आपने पानी में घोला तो क्या बन गया, नॉन मेटल का ऑक्साइड पानी में घुल गया, इसलिए वो एनहाइड्राइड है, ठीक है। और उसने बनाया क्या, एसिड, इसलिए वो क्या है, एसिडिक एनहाइड्राइड। तो क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया कि एसिडिक एनहाइड्राइड्स जो हैं वो कौन है, वो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल टर्म्ड एज एसिडिक एनहाइड्राइड बिकॉज they give rise to an oxy acid when dissolved into water। आप ऑक्सी एसिड नहीं भी लिख रहे हो, अगर आपने एसिड भी लिख दिया तो भी क्वेश्चन का आंसर आपका सही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मीनिंग है वो ये है कि एक ऐसा ऑक्साइड जो पानी में घुल जाए, पानी में घुल गया इसलिए वो एनहाइड्राइड है, और उसने प्रोड्यूस क्या किया, एसिड प्रोड्यूस किया, इसलिए वो कौन हो गया,
एसिडिक एनहाइड्राइड, ठीक है। और वो ऑक्साइड है कौन, वो नॉन मेटल का ऑक्साइड है। इतनी बात क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। बुक में जरूर 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 पढ़ो, जो भी चीजें बताई जा रही है उनके खुद के नोट्स प्रिपेयर करो, बुक पढ़ो। अगर आप बुक नहीं पढ़ेंगे तो जो भी बताया जा रहा है आप भूल जाएंगे, आप याद नहीं रख पाएंगे बच्चों, ठीक है, समझ गए। तो नाइट्रोजन का जो डाइऑक्साइड है याद रखना है, दैट इज ए बाइनरी ऑक्साइड, ठीक है। बाइनरी ऑक्साइड इसलिए क्योंकि वो 2 ऑक्सी एसिड्स प्रोड्यूस कर रहा है इन ए रिएक्शन, क्लियर। थर्ड जो इक्वेशन है, थर्ड जो मेथड है प्रिपरेशन में, वो क्या कह रहा है, प्रिपरेशन ऑफ एसिड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ए नॉन मेटल, अब देखिए ऑक्सीडेशन कराया किससे जाए, तो ऑक्सीडेशन कराने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, हाँ। लेकिन यहाँ पर इस रिएक्शन को जो ये बुक में जो दिया हुआ है, अगर सिंपली इस हेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से याद आप करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। अब इसके लिए जो मैंने लॉजिक बनाया उस लॉजिक पर आप चलेंगे तो इक्वेशन आपको एकदम याद हो जाएगी और कभी आप कोई गलती नहीं करेंगे। जो थर्ड है क्या कहा जा रहा है, बाय द, 2 हम लोगों ने ऊपर कंप्लीट कर लिए, तीसरा क्या है, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। चलिए भाई, आपने कोई नॉन मेटल ले लिया, नॉन मेटल XYZ कोई भी नॉन मेटल हो सकता है, नॉन मेटल ले लिया और उस नॉन मेटल का क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। और ऑक्सीडेशन के लिए हम क्या लेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है जिससे हम एसिड बना सकते हैं, वो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सी एसिड, ठीक है, वो एक ऑक्सी एसिड होगा। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सी एसिड की बात हो रही है तो मतलब कोई मिनरल ऑक्सी एसिड है। और इन ऑक्सी एसिड्स में बड़ा जाना पहचाना नाम है किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का और नाइट्रिक एसिड का। तो आपने यहाँ पर ले लिया क्या, कोई ऑक्सी एसिड, आपने कोई ऑक्सी एसिड ले लिया, नॉन मेटल, और नॉन मेटल के साथ आपने ऑक्सी एसिड ले लिया। ऑक्सी एसिड में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, दैट ऑक्सीजन कम्स आउट फ्रॉम द ऑक्सी एसिड। ध्यान दीजिए क्या कह रहा हूँ, बहुत ध्यान दीजिए, तब आप रिएक्शन क्लियर कर पाएंगे। भाई ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब यही तो होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अगर नॉन मेटल जो है उसके साथ आकर के ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए, ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन कर जाए, ठीक है, बहुत ध्यान समझो कि ये हमारे पास सपोज NM लिखा हुआ है, NM सपोज हमने लिख दिया, NM का मतलब हो गया हमारा नॉन मेटल, ठीक है। और इस रिएक्शन में ऑक्सी एसिड लेने से फायदा क्या है, तो ऑक्सी एसिड विल गिव राइज टू ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सी एसिड ने क्या प्रोड्यूस किया, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर दिया। और जब ऑक्सीजन कंबाइन हुआ किसी नॉन मेटल के साथ, तो ये क्या बन गया, ये बन गया ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। नॉन मेटल का क्या बन गया, ऑक्साइड बन गया। अब देखिए नॉन मेटल का ऑक्साइड कब बन रहा है, जब उस नॉन मेटल के साथ आकर के जब ऑक्सी एसिड ने ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया, ऑक्सीजन अपने पास से निकाला, तो वो ऑक्सीजन जाकर के नॉन मेटल के साथ क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है, कंबाइन हो जा रहा है। तो ऑक्सीडेशन का बेटा मतलब यही तो होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो आपने ऑक्सीजन को नॉन मेटल पर कंबाइन कर दिया, सिंपली ऑक्सीडेशन हो गया। तो ऑक्सीडेशन जब हुआ तो नॉन मेटल का क्या बन गया, ऑक्साइड बन गया, ठीक है, नॉन मेटल का ऑक्साइड बन गया। अब जरा ध्यान दो, अगर इस नॉन मेटल के ऑक्साइड को एक सुटेबल कंडीशन मिल जाए, एक फेवरेबल कंडीशन मिल जाए, फेवरेबल कंडीशन कौन, वाटर, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन कौन, वाटर। अगर इस नॉन मेटल के ऑक्साइड को यहीं पर क्या मिल जाए, वाटर मिल जाए, तो देखिए क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा। और एसिड कौन सा प्रोड्यूस होगा, ऑक्सी एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा। आ गई बात समझ में। तो ये जो इक्वेशन है जिसको कहा जा रहा है कि बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल वी कैन प्रिपेयर एसिड, एसिड को हम किसी नॉन मेटल की ऑक्सीडेशन से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो एक्चुअली घुमा के कान पकड़ा गया है, कान घुमा के पकड़ा गया है। कैसे भैया, जब हम नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो नॉन मेटल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइड में, और उस ऑक्साइड को जब वाटर में डिजोल्व कर देंगे तो क्या बन जाएगा,
ऑक्सी एसिड बन जाएगा। तो रिएक्शन इज सो सिंपल। तो इस लॉजिक को फॉलो करो और लॉजिक को फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम को तुरंत के तुरंत सॉल्व करो। डोंट फियर माय डियर, एसबी सिंह इज हियर। ठीक है, परेशान मत होना, मैं आपके साथ हूं। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि नॉन मेटल लिया, ऑक्सी एसिड के साथ उसको कंबाइन कराया, और जो ऑक्सी एसिड है उसने क्या प्रोड्यूस किया, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ने इसके साथ कंबाइन किया, क्या बना दिया, अपना ऑक्साइड बना दिया। और वो ऑक्साइड जब वाटर में डिजॉल्व होगा तो क्या बन जाएगा, एक ऑक्सी एसिड बनेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑक्सी एसिड। ठीक है, अब देखो कहोगे सर ऑक्सी एसिड तो ये भी है, ऑक्सी एसिड ये भी है, तो कैसे, कंफ्यूजन नहीं होगा? अरे भैया कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये ऑक्सी एसिड ए हो गया, यहाँ पर जो bनेगा वो कौन हो जाएगा, ऑक्सी एसिड बी हो जाएगा। ठीक है, और साथ में आपको याद रखना है कि कुछ यहाँ पर बाई प्रोडक्ट्स, यहाँ पर कोई बाई प्रोडक्ट होता है। बाई प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, बाई प्रोडक्ट का मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जो मेन प्रोडक्ट के साथ प्रोड्यूस होता है। भाई मेन प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, क्योंकि हम लोग एसिड्स का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, तो मेन प्रोडक्ट तो हमारा हो गया एसिड। ठीक है, मेन प्रोडक्ट हो गया हमारा एसिड, और अलोंग विद दैट मेन प्रोडक्ट मतलब एसिड, अगर सपोज कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है, सपोज वाटर वहां पर दिखाई दे रहा है ना रिएक्शन में, तो ये जो होंगे अदर देन एसिड्स, जो भी चीजें और बन रही हैं, दे आर कॉल्ड बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट मतलब कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो मेन प्रोडक्ट के अलोंग विद जनरेट होता है इन द रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो आपने लिखा है इसको एक फॉर्मूला टाइप से बना लीजिए, समझ लीजिए। ऑक्सी एसिड में कंफ्यूजन नहीं होगा। एक एसिड क्या है, एसिड ए, एसिड ए आपने प्रोड्यूस किया। ठीक है, जो रिएक्शन जो कराई है एसिड ए के साथ रिएक्शन कराई नॉन मेटल की, और प्रोड्यूस क्या हो रहा है, एसिड बी प्रोड्यूस हो रहा है। इत्तेफाक से दोनों ही ऑक्सी एसिड है, बस उनके मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में फर्क होगा। सपोज यहाँ पर अगर आपने HNO3 लिया हुआ है, ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पर H2SO4 का फॉर्मेशन हो जाए। समझ बात आ गई? और H2SO4 कब बनेगा, जब नॉन मेटल यहाँ पर कौन लेंगे, सल्फर लेंगे। तो कुछ इक्वेशंस हैं, उन इक्वेशंस के थ्रू अगर बेटा समझोगे तो चीजें आपको बेहतर क्लियर होंगी। तो आइए एग्जाम्पल में चीजों को क्लियर करते हैं। सपोज मान लीजिए आपने पहले एग्जाम्पल लिया, चलिए सल्फर ही लेते हैं। सल्फर को ले लिया और इस सल्फर को लेकर के आपने क्या रिएक्शन कराई, HNO3 के साथ। तो जब सल्फर को HNO3 के साथ रिएक्शन करा, HNO3 क्या है, एक ऑक्सी एसिड है, और आपको पता होना चाहिए कि HNO3 जो है वो एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। मतलब जो रिएक्शन है, किसी भी रिएक्शन में अगर HNO3 लिया जा रहा है तो HNO3 पुट नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब एटॉमिक ऑक्सीजन या एक्टिव ऑक्सीजन इन द रिएक्शन। जो रिएक्शन है उसमें क्या कर रहा है, एटम्स प्रोड्यूस कर रहा है, ऑक्सीजन के एटम्स दे रहा है, ऑक्सीजन का एटम्स दे रहा है अपने पास से। भाई देखो ना, इसके कंपोजिशन में 3 ऑक्सीजन है, तो जब भी कोई रिएक्शन होती है तो बॉन्ड टूटते हैं ना कंपाउंड के, तो जब इसके बॉन्ड टूटे तो इसने अपने पास से कुछ ऑक्सीजन प्रोड्यूस किए, और वही ऑक्सीजन सल्फर के साथ जाके कंबाइन हो जाएंगे। क्या बन जाएगा, सल्फर का ऑक्साइड बन जाएगा। और वो सल्फर क्या है, नॉन मेटल है, तो सल्फर का ऑक्साइड मतलब नॉन मेटल का ऑक्साइड बन गया। और ये सल्फर का ऑक्साइड जब वाटर के साथ कंबाइन होगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, ऑक्सी एसिड बन जाएगा। कौन सा ऑक्सी एसिड बनेगा, अगर सल्फर का ऑक्साइड डिसॉल्व हो जाए तो वो बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि यहाँ पर SO3 जनरेट होगा। ठीक है, तो SO3 जब वाटर में डिसॉल्व हो रहा है तो H2SO4 बन रहा है। चलो चेक करते हैं रिएक्शन में क्या बनेगा भाई। तो इस रिएक्शन को अगर यूं थोड़ा सा लिख करके दिखाएं कि आपका ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता हुआ भी दिखाई दे तो आप ज्यादा समझ पाओगे। एक बार रिएक्शन को ऐसे ही करके देख लेते हैं। सपोज एक रिएक्शन है, उसमें आप लेकर के आए क्या, HNO3, कि भाई HNO3 को जो है हमें क्या करना है, सल्फर के साथ रिएक्ट करना है। तो फर्स्ट स्टेप ये जो इक्वेशन है ये दो स्टेप में पूरी हो रही है। पहली स्टेप में आपको याद रखना है कि जो HNO3 है दैट विल डिकम्पोज, HNO3 का डिकम्पोजिशन हुआ। और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेम्बर HNO3 को तोड़ना कैसे, डिकम्पोज कैसे करना। जब HNO3 के बॉन्ड टूट रहा है तो NO2 प्रोड्यूस होगा, NO2 मतलब नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड, NO2 प्रोड्यूस होगा, साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, और साथ में क्या जनरेट हुआ, साथ में जनरेट हुआ
नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब होता है एटॉमिक ऑक्सीजन, एक ऐसा ऑक्सीजन जो किसी के साथ कंबाइन नहीं है, फ्रीली है, ठीक है, रिएक्शन में पड़ा हुआ है। फ्रीली मतलब ये नहीं कि भाग गया कहीं, ठीक है, रिएक्शन में जनरेट हो रहा है, एटॉमिक फॉर्म में है, इसलिए वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्टिव ऑक्सीजन। भाई रिएक्शन में, रिएक्शन क्या है, एक एक्ट है, और किसी एक्ट में अगर आप ही पार्टिसिपेटेड हैं कहीं किसी काम में, तो वहां पर आप एक्टिव हैं कि नहीं है। तो इसलिए ये क्योंकि ऑक्सीजन जो है ड्यूरिंग ए रिएक्शन जनरेट हो रहा है, रिएक्शन में इक्वेशन में जनरेट हो रहा है, इसलिए इस ऑक्सीजन को एटॉमिक ऑक्सीजन या नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट जो है वो एक लैटिन टर्म है, इसका मतलब होता है एक्टिव। तो नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट हुआ, ठीक है। अब देखिए कमाल क्या है, पहले तो इस इक्वेशन को बैलेंस करो जो शुरू में लिखी है आपने। देखिए यहाँ पर वाटर में देखो 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना बेटा, बहुत ध्यान से समझना प्लीज, तभी समझ पाओगे। 2 हाइड्रोजन देखो यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 1, ठीक, तो इक्वेशन बैलेंस करनी है। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर क्या कर दें, 2 लगा दें, कोई शक, कोई प्रॉब्लम, अरे बोलो तो, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, क्लियर, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। अब जब समस्या ये आई कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर 2 लिख दिया, HNO3 इज नाइट्रिक एसिड, यहाँ पर 2 लिख दिया, तो ये जो 2 है इस नाइट्रोजन के साथ भी तो टैली किया जाएगा, तो नाइट्रोजन देखो यहाँ पे 2 हो गए, लेकिन यहाँ पर तो नाइट्रोजन 1 है। इस समस्या को भी सॉल्व करेंगे कैसे, यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, तो जब आपने यहाँ पर 2 लिख दिया तो देखिए 2 नाइट्रोजन यहाँ हो गए, यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन पहले ही बैलेंस कर चुके थे। अब चलते हैं ऑक्सीजन चेक करते हैं। तो 2 3 जा 6, 2 इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करो जो ऑक्सीजन के बेस में, 2 3 जा 6 ऑक्सीजन इज हियर, ठीक है, 6 ऑक्सीजन आर हियर। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 6। यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में चेक करते हैं कितने भाई, तो 2 2 जा 4 और एक ये हो गया 4 1 5, एक ये और ऐड कर दिया तो 5 और 1 कितना हो गया, 6 ऑक्सीजन हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए ना पूरे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड में, क्लियर। चलिए अब सेकेंड स्टेप की शुरुआत करते हैं। सपोज यहाँ पर हमने सल्फर लेकर के आए और ये सल्फर किस में कन्वर्ट हो रहा है, अपने ऑक्साइड में। और कौन सा, सल्फर का जो टॉप ऑक्साइड होता है, जो एक्सट्रीम फाइनली मैक्सिमम कितने ऑक्सीजन सल्फर अपने साथ कंबाइन कर ले रहा है ऑक्सीजन बनाने के लिए, तो एक सल्फर एटम अपने साथ मैक्सिमम 3 ऑक्सीजन कंबाइन कर सकता है टू प्रिपेयर इट्स ऑक्साइड, मैक्सिमम 3। यहाँ पर आपने 3 ऑक्सीजन ले आए, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन ले आए, और 3 ऑक्सीजन जब इसके साथ कंबाइन हुए तो क्या बन गया, सल्फर का क्या बन गया, ट्राई ऑक्साइड, ठीक है, सल्फर का ट्राई ऑक्साइड बन गया। और वो जो ट्राई ऑक्साइड है जब वाटर के साथ डिसॉल्व हो जा रहा है, ये जो सल्फर का ट्राई ऑक्साइड है, देखो ना बहुत ध्यान से समझो, इसी को बेटा ऐसे समझ लो कि ये सल्फर 3 ऑक्सीजन से कंबाइन हो गया, तो ये क्या बन गया, SO3 बन गया। तो इसको तो यहाँ पर लिख ही सकते हो, समझ ही सकते हो ना रिएक्शन में, तो ऐसे ना लिख करके ऐसे ही समझ लो कि ये जो हमारा 3 ऑक्सीजन है ये आकर के सल्फर के साथ कंबाइन हो गया। तो जब ये सल्फर के साथ कंबाइन हो गया तो यहाँ पर क्या बन गया होगा, एक सल्फर एंड यहाँ पर आपके 3 ऑक्सीजन, तो SO3 बन गया। और वो SO3 क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। जब SO3 को वाटर में डिसॉल्व किया तो क्या बन गया, तो बन गया हमारा H2SO4। अब चलो रिएक्शन को बैलेंस करो भाई, चेक करो। तो एक सल्फर, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 यहाँ पर, और एक ये 4, देखिए 4 ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, ठीक। नीचे वाली इक्वेशन हमारी बैलेंस है। लेकिन अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि ये जो 3 ऑक्सीजन है, हियर इस 3, ये जो 3 नेसेंट ऑक्सीजन है, ये आप लाए कहाँ से, ये आपको मिला कहाँ से। तो ये जो 3 ऑक्सीजन है, दीज आर कम्स इन द सेकेंड स्टेप ऑफ द रिएक्शन फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। पहली इक्वेशन से ही तो निकल के आए। और ऊपर देखिए नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्शन में कितना है, पहली रिएक्शन में नेसेंट ऑक्सीजन कितना है, केवल 1 ही तो है। और नीचे वाली इक्वेशन में नेसेंट ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक। तो भैया ऊपर वाली स्टेप में और नीचे वाली स्टेप में भी आपको नंबर ऑफ ऑक्सीजन बैलेंस करना है। तो यहाँ पर 3 नेसेंट ऑक्सीजन है और ऊपर 1 है। इस 1 को 3 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करो, अगर यहाँ पर आप 3 लिख दोगे, आप बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर चलो 3 लिख दो, लेकिन अगर बेटा यहाँ पर 3 लिख दोगे तो पूरी इक्वेशन आपकी फिर से गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए करना क्या है, यहाँ पर आपको एक स्मॉल ब्रैकेट बना करके और पूरी इक्वेशन में
ये 3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो जब देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरी इक्वेशन में, तो हमारा ये ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो गया, ये देखो ना, ये 3 जो है इस ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल मैथ है यार, यहाँ पर इससे कंबाइन हो गया, क्या हो गया 3O, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। लेकिन अभी जो हमारा दूसरा जो कुछ भी था जिसके गड़बड़ होने के चांसेस थे, वो सब यहाँ पर गड़बड़ नहीं होगा। कैसे, तो जरा चेक करो। 3 2 6, 6 किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, 3 2 6, और इस 3 को वाटर में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3H2O, तो 3H2O अगर यहाँ पर होगा तो 3, और हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 2, तो 3H2O अगर लिख रहे हो तो 3 वाटर मॉलिक्यूल में टोटल हाइड्रोजन कितने होंगे, 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो मतलब सब कुछ बैलेंस हो रहा है, ठीक है। चलिए अब क्या कर देते हैं कि ये जो दोनों हाफ इक्वेशन आपने लिखे हैं, इन दोनों हाफ इक्वेशन को एक साथ सम कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो चलिए, एक सल्फर है आपका, ये 1 सल्फर प्लस, अब देखो 3 ऑक्सीजन यहाँ है, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, और 3 नेसेंट ऑक्सीजन ये ऊपर है, ये राइट हैंड साइड में। तो ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन क्या कर दो, कैंसिल कर दो। यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कैंसिल हो गया, देखो 3 है ये, ठीक है, और ये कैंसिल हो गया। बाकी सारी चीजें एक साथ जोड़ करके लिख लीजिए, सम करके। तो 3 2 6, तो ये हो गया 6HNO3, क्लियर। अब देखो यहाँ वाली पूरी चीजें पूरी हो गई, ठीक है। वाटर यहाँ पर कितना है, देखो यहाँ पर 3, इस वाटर से मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करोगे तो वाटर कितना हो जाएगा 3H2O, और यहाँ पर वाटर कितना है 1, तो एक वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल ऊपर 3 है, तो इस साइड में कितने बच जा रहे हैं, 2 बच जा रहे हैं। क्या हो जाएगा, गिव्स H2SO4, मेन प्रोडक्ट पहले लिखेंगे H2SO4, उसके बाद फिर बाई प्रोडक्ट का नंबर आया, प्लस 6NO2 प्लस 2H2O। अब देखो ये 2H2O कहां से आ गया, तो ये जो 2H2O आया है वो यहाँ से है ना, इस 3 को जब वाटर मल्टीप्लाई किया तो 3H2O हो गया था, यहाँ वाटर 3 थे और यहाँ पर कितना है 1 है, तो 1 को 3 से जब कैंसिल किया तो यहाँ कितना बचा, 2 बच गया। तो ये इक्वेशन हमारी ये हो गई। मतलब कि जो ऑक्सी एसिड्स की इक्वेशन बनानी है, जहाँ पर ऑक्सी एसिड आपका किसी नॉन मेटल से रिएक्ट करके कोई दूसरा ऑक्सी एसिड प्रोड्यूस कर रहा है और अलॉन्ग विद कोई बाई प्रोडक्ट आ रहा है, मतलब वाटर हो सकता है, कोई गैस हो सकती है, तो इसमें इक्वेशन ये है कि जो भी ऑक्सी एसिड आप ले रहे हो, इस इक्वेशन को फॉलो करोगे, जो भी यहाँ पर ऑक्सी एसिड लिया है एज रिएक्टेंट, उस ऑक्सी एसिड को पहले डिकम्पोज करो। HNO3 में आपको याद रखना है कि जब भी HNO3 डिकम्पोज होता है तो वो NO2 प्रोड्यूस करता है, H2O देता है और नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन फिर जो हम नॉन मेटल यूज कर रहे हैं उस नॉन मेटल के साथ कंबाइन होकर के उसका ऑक्साइड बनाएंगे, एंड देन वो ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व होगा और डिजोल्व होकर के अपना पर्टिकुलर एसिड बना देगा, ठीक है। तो आप देखें इक्वेशन में आपने क्या किया, इक्वेशन में आपने रिएक्टेंट साइड में क्या लिया था, देखो इस इक्वेशन को ऐसे ही तो लिखोगे सल्फर लेकर के, रिएक्टेंट साइड में आपने HNO3 लिया था, ऑक्सी एसिड जो रिएक्टेंट है वो HNO3 लिया था, और ऑक्सी एसिड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कौन हो गया, H2SO4 हो गया। तो ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, आपने ऑक्सी एसिड A लिया था और ऑक्सी एसिड आपने क्या प्रोड्यूस कर लिया, B प्रोड्यूस कर लिया। समझ में आ गई बात बेटा, ठीक है। तो ये इक्वेशन एग्जाम में आपको ऐसे नहीं लिखनी है, ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताई कि आप समझ पाए कि एग्जैक्टली हुआ क्या, ठीक है। बार बार प्लीज इसकी प्रैक्टिस करो, इतना पार्ट जो एक्सप्लेन किया उसको बहुत डिटेल से समझो, है ना, क्योंकि रिएक्शन देखो आप याद नहीं कर पाओगे, रिएक्शन को आप समझोगे तब आप याद कर पाओगे, समझी हुई चीज ही याद हो पाती है, अदरवाइज आप भूलने लगते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। अब जब समझ में आ जाएगा तो आप डायरेक्ट भी लिख लेंगे ना, जब समझ में आ जाएगा तो आप डायरेक्ट भी कर लेंगे। देखिए ये जो एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है, आपने लिया सल्फर और सल्फर को लेकर के HNO3 के साथ आपने कंबाइन कर दिया। अब आप ध्यान दीजिए कि अगर सल्फर का कोई ऑक्सी एसिड हो, भाई ये अगर हम नॉन मेटल ले रहे हैं तो उस नॉन मेटल का ही तो ऑक्सी एसिड बनाना है ना, तो HNO3 के साथ अगर सल्फर को लेकर के हमने कोई ऑक्सी एसिड प्रोड्यूस करना है तो इतना दिमाग में बिठा लो, इसको रट लो कि सल्फर का जो ऑक्सी एसिड होता है वो कौन होता है, H2SO4 होता है, ठीक है। H2SO4 आपने बना लिया, ठीक। उसके बाद क्या करना है, इस पर ध्यान देना है कि अगर HNO3 डिकम्पोज हुआ, पहली स्टेप में देखिए HNO3 डिकम्पोज हुआ, और HNO3 जब डिकम्पोज होता है तो अपने साथ क्या प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है NO2
H2O और नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन तो यूज हो गए सल्फर को ऑक्साइड बनाने में, एंड देन ये ऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व हुआ, तभी हमारा H2SO4 बना। ठीक है, तो नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पर अब नहीं दिखाना है, यहाँ पर अब क्या दिखाना है, HNO3 के साथ और जो दो चीजें डिकम्पोज होने पर बनी थी, HNO3 के डिकम्पोजिशन से और जो दो चीजें बनी थी, तो दो चीजें क्या बनी थी, एक बना था आपका NO2 और एक बना था H2O। ठीक है, और नेसेंट ऑक्सीजन, तो नेसेंट ऑक्सीजन तो यहाँ पर यूज हो गया, इसलिए उसको लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, वही तो नेसेंट ऑक्सीजन यूज हुआ, तभी तो नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना है केवल आपको, तो चलिए बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर एक सल्फर है, सल्फर 1 है, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 2, और यहाँ पर कितने हो गए 2, 4 हाइड्रोजन है। और अगर हम यहाँ पर सपोज यहाँ पर 4 लिख दें, यहाँ पर 4 लिख दें, तो हाइड्रोजन तो ठीक है बैलेंस हो गया, लेकिन नाइट्रोजन कितना हो जा रहा है, नाइट्रोजन हमारा ये 4 हो रहा है, तो चलो यहाँ पर 4 लिख दो। अब बारी किसकी आई, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, तो 4 3 जा 12 ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 4, यहाँ पर कितने हैं 4 2 जा 8 एंड 4 कितना हो गया, 8 एंड 4 कितना हो गया 12, एंड ये 13, तो दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन यहाँ पर 13 है, यहाँ पर कितने हैं 12 है। तो चलो क्या करो, यहाँ पर 6 रख के देखो, HNO3 के सामने 6 रख के देखो, अब क्या इक्वेशन बैलेंस है। तो जब बेटा यहाँ पर 6 रखा, तो हाइड्रोजन कितने हो गए हम लोगों के 6, यहाँ पर कितने हैं 2, और यहाँ पर कितने हैं 2, है ना, तो 2 2 4 ही हो रहा है, तो क्यों ना यहाँ पर 2 लिख दिया जाए। अब कहोगे सर यहाँ पर क्यों 2 लिखा, यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर बेटा इसलिए नहीं लिखा, अगर यहाँ पर 2 लिख देंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि हाइड्रोजन तो ठीक है बैलेंस हो गया, 2 2 जा 4 एंड 2 6, लेकिन अब देखो सल्फर हमारे 2 हो गए, तो फिर सल्फर को बैलेंस करने में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए 2 यहाँ पर ना लिख करके 2 आप कहाँ लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे, क्योंकि ऑक्सीजन को बैलेंस करने में दिक्कत हुई थी, तो ऑक्सीजन को ही समझते हुए करना है। तो यहाँ पर 2 लिखा आपने, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन ये हो गए, एंड 2 हाइड्रोजन ये हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए, सल्फर देखिए 1 है, सब बैलेंस है। नाइट्रोजन 6 है, उसको 6 करने के लिए यहाँ पर आपने 6 लगा दिया। ठीक है, तो देखो 6 नाइट्रोजन यहाँ पर और नाइट्रोजन यहाँ पर कितने हो गए 6। अब चेक करते हैं ऑक्सीजन बैलेंस हुआ कि नहीं। तो 6 3 जा कितना हो गया 18, यहाँ पर कितना हुआ 6 2 जा 12, 12 एंड 4 16, एंड 16 में 2 ये आपने ऐड किया, कितना हो गया 18, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से एक इक्वेशन है, ये आपकी बुक में दी हुई इक्वेशन है। ठीक है, बहुत ध्यान से करेंगे, ये आपकी बुक में दी हुई इक्वेशन है। इसी तरीके से अगर मान लो आपसे कहा जा रहा है कि फास्फोरस को लेकर के रिएक्ट कराना है, ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में आपसे कहा जा रहा है कि फास्फोरस को लेकर के HNO3 से रिएक्ट कराना है, तो क्या होगा। बहुत सिंपल इक्वेशन है, अब तक समझ ही गए होंगे कि HNO3 डिकम्पोज होने पर NO2 वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन देगा। वो नेसेंट ऑक्सीजन देखो फास्फोरस से रिएक्ट करेगा, और फास्फोरस क्या है, एक नॉन मेटल है, तो जब नेसेंट ऑक्सीजन फास्फोरस से रिएक्ट करेगा तो फास्फोरस का ऑक्साइड बन जाएगा P2O5, ठीक है ना, ऑक्साइड बन गया। और नॉन मेटल का ऑक्साइड जब भी वाटर में डिजोल्व होंगे तो क्या बनेगा, ऑक्सी एसिड बनेगा। उस नॉन मेटल के डिजोल्व, नॉन मेटल के ऑक्साइड के डिजोल्व होने से ऑक्सी एसिड बनेगा कि नहीं बनेगा। तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जब जनरेट हो जाएगा, यहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा इसको, नेसेंट ऑक्सीजन मतलब एटॉमिक ऑक्सीजन, किसको मिला इसको, और जब ऑक्सीजन मिले तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बन गया। वो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जनरेट हुए वाटर में जब डिजोल्व होगा तो क्या बन जाएगा, फास्फोरिक एसिड। अभी फास्फोरिक एसिड का फार्मूला लिखते हैं, क्या हो गया H3PO4। ठीक है, दिस इज फास्फोरिक एसिड। बाकी बाई प्रोडक्ट में आपको याद रखना। चलिए एक प्रॉब्लम आपकी ये भी सॉल्व कर देते हैं कि अगर यहाँ पर आप HNO3 लेकर के रिएक्शन कर रहे हो तो बाई प्रोडक्ट में हमेशा आपको याद रखना है NO2 और H2O लिख देना है अपनी तरफ से, फिर बाद में चीजों को बैलेंस करोगे। तो यहाँ पर लिखोगे क्या NO2 और क्या लिखोगे H2O। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब क्या करना है, आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, चलिए चेक करते हैं। यहाँ देखिए एक फास्फोरस है, हियर इज 1 फास्फोरस 2। इसके बाद नाइट्रोजन चेक करो, एक नाइट्रोजन ये है, यहाँ पर नाइट्रोजन ये है। चलिए हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए 3 और यहाँ पर 2, 3 और 2 मिलके कितना हो गया 5। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अगर बेटा यहाँ पे 5 लिख दिया जाए, HNO3 जो है यहाँ पे अगर 5 लिख दिया जाए तो ये देखो 5 हाइड्रोजन हो गए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 3 and 2 5 हैं,
हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन कितना हो गया 5, ये 5 का n से भी तो मल्टीप्लाई होगा तो 5 नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन तो यहाँ पे 1 है, चलिए इसको भी 5 करते हैं। यहाँ पर भी आपने क्या लिख दिया 5 नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, फास्फोरस 1 है। मेन अब रह गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चेक करते हैं तो 5 3 जा 15 ऑक्सीजन है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए 5 2 जा 10 एंड 4 14 एंड 1 कितना हो गया 15। आ गई बात समझ में। तो जब फास्फोरस को रिएक्ट कराया तो क्या बना फॉस्फोरिक एसिड, सल्फर को रिएक्ट कराया था तो क्या बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह अगर सपोज यहाँ पर कार्बन है, कार्बन को लेकर के रिएक्शन करा दे तो क्या बनेगा कार्बोनिक एसिड। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ये थर्ड जो हम लोग का मेथड है प्रिपरेशन में, इसको भी आपने समझ लिया अच्छी तरह से। एंड प्लीज बार बार पढ़िए, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको बुक में देखिए, आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक्स हैं अच्छी किताबों को सिलेक्ट करो एंड उससे अपनी प्रैक्टिस करो। बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए होते हैं, बुक में आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करो, एक्सरसाइज में क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करोगे, तो आपको करना ये है कि आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना क्वेरी टाइप करिए, जो भी क्वेश्चन है आपको उसका आंसर मिलेगा, ठीक है। वीडियो समझ में आए तो अपने फ्रेंड्स के बीच में भी इसे शेयर करो, समझ में आए तो शेयर करोगे, नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए फोर्थ जो हमारा प्रिपरेशन मेथड में जो फोर्थ पॉइंट है उस फोर्थ पॉइंट को देख लेते हैं। उसमें क्या बताया गया है बाई डिस्प्लेसमेंट। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट में आपको क्या करना है कि एक इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है भाई, ये फोर्थ वाला हमारा, ठीक है। कोई आपने ले लिया सॉल्ट और सॉल्ट को लेकर के किसी नॉन वोलेटाइल एसिड, किसी नॉन वोलेटाइल एसिड के साथ क्या कर दिया कंबाइन कर दिया। आपने ले लिया कोई सॉल्ट और इस सॉल्ट को किसी नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब समझते हैं क्या होता है। वोलेटाइल का मतलब होता है कि एक ऐसा लिक्विड आपने रख दिया कहीं पर, खुला छोड़ दिया एंड धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में खुद ब खुद उसकी वेपर जनरेट हो रही, मतलब ऐसा कोई लिक्विड जो खुद ही वेपराइज हो रहा है, खुद से ही अपनी वेपर जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो उसको वोलेटाइल बोल देंगे। जैसे आपने सपोज कहीं पर स्पिरिट रख दी या अल्कोहल रख दिया, ठीक है, स्पिरिट सभी लोग जानते होंगे, रख दिया तो धीरे धीरे क्या होगा सारा स्पिरिट उड़ जाए। अरे चलिए पेट्रोल रख दिया, पेट्रोल खुला रख दिया, सारा उड़ जाएगा ना, तो मतलब कि वेपर बन रही है उसकी, वो वोलेटाइल है। लेकिन अगर वहीं पर आपने कोई सपोज मस्टर्ड ऑयल रख दिया तो मस्टर्ड ऑयल क्या उड़ जाएगा। आपने कैरोसिन ऑयल रख दिया, क्या उड़ जाएगा, नहीं उड़ेगा। तो जिनकी वेपर्स नहीं बन रही हैं या बहुत माइल्ड वेपर्स बन रही हैं नेग्लिजिबल, तो यूजुअली उनको नॉन वोलेटाइल ही माना जाएगा। या हल्की फुल्की बन रही तो लेस वोलेटाइल कह सकते हो, और नहीं बन रही है तो क्या हो जाएगा, और बन रही है तो क्या हो जाएगा वोलेटाइल। वेपर बन रही है तो वोलेटाइल, नहीं बन रही है तो नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल या लेस वोलेटाइल भी बुक में दिए हुए हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही बात है। लेस वोलेटाइल आपने कोई ऑक्सी एसिड लिख दिया, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्ट को कोई भी सॉल्ट हो सकता है, XYZ, जो भी सॉल्ट आपको अच्छा लगता हो। आपको टाटा नमक अच्छा लगता है ना, NaCl है ना, तो टाटा नमक ले लीजिए, NaCl, ठीक। तो NaCl लिया या कोई भी सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट का मतलब NaCl हम खाते हैं, वो ईडेबल सॉल्ट है, सारे सॉल्ट्स नहीं खाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर खाने पीने वाले सॉल्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बस बात इतनी हो रही कि सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट हो, चाहे वो हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते, उससे मतलब नहीं। मतलब ये कि आपने कोई सॉल्ट लेना, कोई सॉल्ट ले लिया और नॉन वोलेटाइल या लेस वोलेटाइल ऑक्सी एसिड के साथ आपने क्या कर दिया, उसको रिएक्ट कराया, ठीक है। तो जब नॉन वोलेटाइल या लेस वोलेटाइल ऑक्सी एसिड के साथ आपने उसको क्या कर दिया, रिएक्ट करा दिया, तो ध्यान देना है कि यहां पर मोर वोलेटाइल या वोलेटाइल एसिड का फॉर्मेशन होगा। और ये जो एसिड है कोई जरूरी नहीं कि ऑक्सी एसिड ही हो, ठीक है। एंड साथ में क्या बन जाएगा, एक सॉल्ट और बन जाएगा,
ठीक है, चलिए यहाँ पर भी आप कंफ्यूज मत होइए, आप केवल एसिड ही रखिए। तो एक फॉर्मूला बेटा जनरेट कर लेते हैं कि आपने कोई सॉल्ट लिया और उस सॉल्ट को एक लेस वोलेटाइल एसिड या नॉन वोलेटाइल एसिड के साथ रिएक्ट कराए। ये नॉन वोलेटाइल एसिड सपोज ए है, ठीक है, नॉन वोलेटाइल एसिड सपोज ए है, और यहाँ पर जो नॉन वोलेटाइल, यहाँ पर जो वोलेटाइल एसिड, ये नॉन वोलेटाइल से वोलेटाइल एसिड बना रहा है, तो वोलेटाइल एसिड सपोज बी बन रहा है। वोलेटाइल का मतलब जिसकी वेपर बन जाए और जिसकी वेपर ना बने तो नॉन वोलेटाइल, वेपर बन रही तो वोलेटाइल। तो एसिड ए से एसिड बी प्रोड्यूस करना। और सॉल्ट क्या है, सॉल्ट सपोज आपका एक्स है, तो यहाँ पर सॉल्ट क्या बन रहा है, वाई बन रहा है। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। एग्जाम्पल आपके सिलेबस में इसके कुछ ही दिए हुए लिमिटेड है एग्जाम्पल, तो उन्हीं के थ्रू आपको आना है। सपोज आपने NaCl लिया हुआ है, NaCl इज ए सॉल्ट। NaCl को लेकर के H2SO4 के साथ आपने कंबाइन कर दिया, H2SO4। अब H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। और याद रखना है कि सल्फ्यूरिक एसिड एक विस्कस लिक्विड होता है, क्योंकि विस्कोसिटी इसकी हाई है, इस वजह से ये क्या होता है, नॉन वोलेटाइल, वेपर नहीं बनती है H2SO4 की। अब इसको जब दोनों को आपस में कंबाइन किया तो ये हमारा फोर्थ मेथड कौन है, आपकी बुक में दिया हुआ, बाई डिस्प्लेसमेंट, प्रिपरेशन ऑफ एसिड बाई डिस्प्लेसमेंट। तो आपने जब डिस्प्लेसमेंट कराया तो देखो हुआ क्या होगा, H2SO4 के बॉन्ड यहाँ से टूटे, ये SO4 अलग हो गया और ये दो हाइड्रोजन अलग हो गए। NaCl के बॉन्ड यहाँ से टूटे, क्लोरीन अलग हो गया और जो सोडियम है वो अलग हो गया। अब हाइड्रोजन तो जाकर के किसके साथ कंबाइन हो गए, क्लोरीन के साथ कंबाइन हो गए, ये हाइड्रोजन क्लोरीन से कंबाइन हो गए। और जो ये SO4 है ये किसके साथ कंबाइन हो गया, सोडियम के साथ कंबाइन हो गया। तो जो प्रोडक्ट यहाँ पर बना बेटा वो क्या हो गया, वो हो गया HCl प्लस Na2SO4। अब जरा चेक करो बैलेंस है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, तो यहाँ पर अगर हम 2 लगा दें तो देखो ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है, हाइड्रोजन क्या हो जा रहा है, बैलेंस हो जा रहा है। 2 हाइड्रोजन लगाने पे हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। और यहाँ पर देखिए क्लोरीन कितना है, NaCl में क्लोरीन 1 है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन कितने हो गए, 2 हो गए ना क्लोरीन। तो क्लोरीन बैलेंस करने के लिए NaCl के आगे क्या लगा दोगे, 2 लगा दोगे, ठीक है। तो ये देखो हमारा सोडियम बैलेंस हो गया, एंड सोडियम यहाँ पर कितने हैं, 2 है, ठीक है। और ये क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, बाकी हर चीज बैलेंस है। तो आपने देखा कि H2SO4 जो बना है ये क्या है, ये है हमारा नॉन वोलेटाइल। नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से H2SO4 चिपचिपा होता है, विस्कस होता है, तो इसकी वेपर्स नहीं बनती। तो ये नॉन वोलेटाइल एसिड है। और जो HCl है इसकी वेपर्स भी तो बनते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया वोलेटाइल एसिड, ठीक है। तो प्रिपरेशन में आप लोगों ने आज काफी चीजें समझी हैं, एंड इसके बाद प्रॉपर्टीज वाला जो पार्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो समझ में आया हो तो फ्रेंड्स के बीच में इसे जरूर 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 शेयर करना, और लाइक देने में कंजूसी क्यों करते हो, हाँ वीडियो देखो, अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक जरूर करो बच्चों। अगर लाइक करोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू।